तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस अड्डा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे वैसे टॉपिक से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी के हैं। तो वैसे वैसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एकदम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है पेनिसिलिन के बारे में। ठीक है, तो पेनिसिलिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, पेनिसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन मैं देख लूँ। चलिए, तो पेनिसिलिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है यीस्ट। क्या यीस्ट से किया जाता है? फंगस, अलगी या लिचिन, किससे किया जाता है? तो बेसिकली फंगस से किया जाता है। तो यीस्ट भी एक तरह का फंगस ही है, बट इससे नहीं किया जाता है। तो ये फंगस इज़ द राइट ऑप्शन। अलगी से नहीं किया जाता है, लीचेन से नहीं किया जाता है। पेनिसिलिन का हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं पेनिसिलिन के बारे में। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबायोटिक ड्रग या एंटीबैक्टीरियल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक ड्रग है। तो एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक कहने का मतलब होता है बायोटिक, जो लाइफ फॉर्म जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है उसके एंटी जाके काम करने वाले को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये कब काम आती है? ये जब हमारे बॉडी में जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसमें हमको ये दवा दी जाती है, ड्रग दी जाती है। तो ये खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने इनका खोज किया था 1928 में। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत ही एक अद्भुत सी कहानी है, बहुत ही विचित्र कहानी है कि ये बहुत बाय एक्सीडेंट इसका खोज कर दिया गया था। तो इसको एक्सीडेंटल ड्रग भी कह सकते हैं हम लोग। इसका खोज किया गया था कि जैसे कि काम हो रहा था एक बैक्टीरियल सेल पे। तो बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकी। ठीक है, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया पर काम हो रहा था। इसको लिखता हूँ मैं, सेकेंड। स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया पे काम हो रहा था। तो उसमें देखा गया कि जहाँ पे मतलब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो 2 हफ्ते के लिए छुट्टी पे चले गए थे। और 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद जाकर देखते हैं जो कांच का टुकड़ा जिस पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, जो स्टेफिलोकोकी जिसमें रखा गया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक मोल्ड जो है, मोल्ड, बहुत सारे मोल्ड हो गए हैं, ये छोटे छोटे मोल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो ये नोटिस करते हैं कि जहाँ पे ये जो मोल्ड हो गया वहाँ पे जो स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो फिर उन्होंने इस पे पढ़ाई किया कि इसमें क्या ऐसा चीज़ पाया जाता है कि जो स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने देखा, खोज किया कि जो फंगस पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम पेनिसिलियम जो फंगस है उसके कारण यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन सिंथेसिस कर रही है। यहाँ पे लग गया था क्या, पेनिसिलियम फंगस हो गया था, मोल्ड हो गया था, जो क्या रिलीज़ कर रही है, पेनिसिलिन रिलीज़ कर रही है, एंटीबायोटिक, जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो आप देख रहे हैं रेड रेड, वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? पेनिसिलिन फंगस के मीडियम में वो जो बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकी वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये बाय एक्सीडेंट कर गया था और ये जो है बहुत ही किफ़ायती था। इसके लिए उन्होंने क्या था कि 1945 में जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। ठीक है, इसके लिए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेनिसिलिन, मतलब उसके जो खोज के लिए उन्होंने 1945 में नोबेल प्राइज़ जीता था। किसके? उनके साथ 2 साथी और थे, फ्लोरे थे और चेन। ये 2 साथी थे जिनके साथ में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1945 पे। किस लिए? पेनिसिलिन के खोज के लिए, जो एंटीबायोटिक है उसके खोज के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, ये एक बात और है कि अगर यीस्ट भी फंगस है तो ये फंगस जो है ये पेनिसिलिन क्यों नहीं देता है? तो ये अलग है। ये इसको कहते हैं हम लोग सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। यीस्ट का जो केमिकल नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया कहते हैं, जो कि फर्मेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। आगे चल के हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं
इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। ये यूनिसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, ये फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करता है। फर्मेंटेशन में हो गया जैसे कि क्या करता है ना, जो ब्रेड वगैरह में आप देखिएगा कि कभी ब्रेड आप अगर खाए होंगे तो उसमें रात भर छोड़ दिए तो वो ख़राब हो जाता है, मोल्ड लग जाता है। तो बेसिकली वो ब्रेड मोल्ड जो होता है ना वो ईस्ट के द्वारा ही लगता है। और जो बियर का फर्मेंटेशन होता है, जो फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है, अल्कोहल जो बनाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस देते हैं, कार्ब्स देते हैं, तो यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करके उसको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। यही है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। तो किसके द्वारा किया जाता है, यीस्ट के द्वारा, जिसका केमिकल नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ठीक है, तो यीस्ट और भी बहुत कारण होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में कभी कभी आप देखते होंगे ईचिंग वगैरह हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी यीस्ट के कारण ही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटी फंगल ड्रग लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग जैसे फ्लुकोनाजोल है, टर्बिनाफाइन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हम लोग लेते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग का कुछ नाम भी अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं। जब आपको ईचिंग वगैरह हो तो आप ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे टर्बिनाफाइन जो है, और दूसरा आपको है फ्लुकोनाजोल। ये थोड़ा सा फ्लुकोनाजोल हाई मतलब एफिशिएंसी का ड्रग हो गया। तो ये दो ऐसा ड्रग है जो कि हम लोग एज ए एंटीबायोटिक, एंटी फंगल हम लोग लेते हैं। चलिए आते हैं बिना देर के हुए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन ऑन द इल पर्सन। तो पूछ रहा है कि एंटीजन का इफ़ेक्ट क्या होगा इल पर्सन पे। कोई पर्सन अगर बीमार है क्या, तो उसमें एंटीजन अगर हम लोग आता है तो एंटीजन का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कोई पर्सन बीमार पड़ता है, जैसे कोई वायरस अटैक कर देता है, वायरस का जो एंटीजन होता है वो बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है। तो व्हाट इंक्रीजेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाए। जैसे कोई भी वायरस है उस पर छोटे छोटे स्पाइक्स जो होते हैं, एंटीजन स्पाइक्स, यही तो जाके हम लोग को लगते हैं ना। तो ये क्या करता है, ह्यूमन में अटैक किया, ठीक है, वो क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ा देता है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग ब्लड अगर पढ़ेंगे ना तो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे WBC जो होता है, WBC के बारे में। और फिर एंटी सीरम क्या होता है। सीरम इज़ लाइक प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर। जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो होता है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हम लोग कहते हैं सीरम। तो अभी क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर जब हमारे बॉडी में कट छट जाता है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको फाइब्रोनेजिन कहते हैं। ये सब ब्लड का पार्ट है, बट इतना आप अभी क्वेश्चन के लिए जान लीजिए। चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच अमंग द फ्लोइंग हेल्प्स इन द ब्लड सर्कुलेशन। इसमें से कौन सा ऐसा जो है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड को संचालित करने में, जो हमारे बॉडी में खून है उसको मूवमेंट में, उसको मतलब लगातार घूमते रहना बॉडी में, कौन हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग RBC जो रेड ब्लड सेल होता है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो RBC का मेन काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, RBC जो हमारे ब्लड है बॉडी में, उसका मेन काम है क्या, ऑक्सीजन कैरी करना। तो ये दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, इसको काटो। ब्लड प्लेट से क्या करें, ब्लड प्लेट्स हमारा क्लॉटिंग फैक्टर में काम आता है। जब हमारे बॉडी में कट छट जाती है ना, तो वही फाइब्रोनेजिन अभी जैसा कि अभी ने बताया, तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर क्लॉटिंग फैक्टर है तो ब्लड को पूरा जमा के दर देगा। तो कौन सा हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में, मोनोसाइट भी नहीं होता है। मोनोसाइट इज़ लाइक फाइगोसाइटिक इन नेचर। जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो मतलब जो कचड़ा है ब्लड में, उसको खा के ख़राब कचड़े को खा के निकल जाने में मोनोसाइट्स हेल्प करता है। तो इस एग्जांपल ऑफ लीकोसाइट्स। ठीक है, WBC का एक एग्जांपल है। तो WBC जैसा कि हम लोग जानते हैं, लीकोसाइट्स को कहते हैं, लीकोसाइट्स को WBC कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स।
दो तरह के हमारे पास WBC होते हैं। इसका एग्जांपल ग्रेनुलोसाइट्स का एग्जांपल होता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, 3 तरह के ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का एग्जांपल है ये मॉली, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में मॉली, ठीक है। इसका याद करने का तरीका है मो फॉर द मोनोसाइट्स, ली फॉर द लिम्फोसाइट्स फॉर द एग्जांपल। तो इसमें से जो लिम्फोसाइट होता है ना, लिम्फोसाइट वो क्या करता है, बॉडी को रेगुलर मूवमेंट कराते रहता है, वो सॉरी ब्लड का मूवमेंट कराने में हेल्प करता है हमारा। कौन सा? लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ WBC, इज एग्जांपल ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल का एक एग्जांपल है। तो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स? अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ये प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन हो गया। तो बोल रहा है ऐसा प्लांट का कौन सा मतलब प्लांट के वाटर और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ तो यार ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये क्लोरोफिल का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। तो इसको लिखो आप, क्लोरोफिल का बहुत ही मेन पार्ट होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ये हेल्प क्या किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि जब आप कुछ भी क्या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग विथ वाटर इज टू क्या करता है, वो जाके विद द हेल्प ऑफ लाइट वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट, फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और सी कॉपर, कॉपर तो यार होगा नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है, तो कॉपर भी नहीं होगा। कौन से रिएक्शन में? रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है। मोलिब्डेनम जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है जो होता है प्लांट में, प्लांट की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है प्लांट को, उसमें हमारा मोलिब्डेनम बहुत हेल्प करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या, नाइट्रोजन का जो दो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उसको क्या कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इसी को कहते हैं। तो ये होता है जो नाइट्रोजनीज इंजाइम रहता है, नाइट्रोजनीज इंजाइम उनके वजह से होता है। और भी मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे बायोलॉजिकली प्रोसेस जो है वो आपका हो गया एयर के द्वारा। अगर फिज़िकली देखा जाए तो आपको बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, तो ये सब प्रोसेस है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। बोरोन जो है प्लांट में वाटर और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिए, बोरोन इज़ द राइट ऑप्शन। बोरोन क्या करता है, आपके प्लांट में वाटर और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है विच वुड विल बिकम द यूजलेस आफ्टर एक्सपोजिंग इन एयर? मतलब कौन सा ऐसा वुड है जो कि एयर में एक्सपोज के बाद और ज़्यादा यूजलेस हो जाता है। एक तो लकड़ी यार भीगा हुआ है तो पहले से यूजलेस है, मतलब जो लकड़ी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो लकड़ी पहले से भीगी हुई तो वो तो कम यूज़ आएगा। तो इसमें आप देखिए भीगी हुई लकड़ी कौन सी है, तो सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड तो नहीं, सॉफ्ट वुड हमारा बहुत यूज़फुल है। फाइब्रस वुड, वो भी बहुत, फाइब्रस वुड जैसे कि हमारा फाइब्रस जो रहता है, जैसे कि हमारा जूट वगैरह जो रस्सी वगैरह बनाते हैं जो फाइब्रस वुड से ही बनता है। तो वेट वुड या हार्ड वुड, हार्ड वुड तो चलाने का मतलब वेट वुड, ये सी इज़ द राइट ऑप्शन। वेट वुड को अगर देखा जाए तो पहले से भीगी हुई है, उसमें और एक्सपोजिंग एयर, एयर को एक्सपोज करने के बाद और ज़्यादा भीग जाएगी, बहुत और ज़्यादा यूजलेस हो जाएगी। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विच एमंग द फ्लोइंग इज़ अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को कवर करे, ऐसा एंटीबायोटिक जो बहुत तरह की बीमारियों में काम आ सकता है, जो मतलब एक से ज़्यादा बीमारी हम लोग दे सकते हैं, उसको कहते हैं लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो लार्ज स्पेक्ट्रम जो है पैरासीटामोल है नहीं, ये आपको फीवर में दिया जाता है। ये स्मॉल स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिन आपको स्मॉल स्पेक्ट्रम है। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन के बाद जो अभी इससे जो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बनाया गया था वो था शायद, एक सेकंड में देखता हूँ, एमोक्सिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन से एक्सट्रैक्ट करके, मतलब इसका जो
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बनाया गया था वो था एमॉक्सिसिलिन। आपको देखिएगा ये सब पेनिसिलिन वगैरह आपको कब दिया जाता है, जैसे कि जब निमोनिया हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो आप कोई भी दवा लीजिएगा ना तो उस पर दवा पे इसका पढ़िएगा एमॉक्सिसिलिन, इसका कंपोजिशन इस पे रहेगा। क्लोरमफेनिकोल ये लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया का वास हो जाता है। जबकि बैक्टीरिया बॉडी में बहुत गंदी तरीके से मतलब एंटर कर जाती है तो उस केस में आपको क्लोरमफेनिकोल दिया जाता है। एम्पिसिलिन भी स्मॉल स्पेक्ट्रम है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा बोन और टीथ कैसे बना रहता है, तो बच्चे को पता है हमारा बोन और टीथ कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है। नहीं देखते हैं कोलगेट वगैरह का प्रचार करता है तो आप देखते हैं कि आपके मसूड़ों में कैल्शियम है या क्या क्या पता नहीं, तो कितना कैल्शियम है, कितना मतलब मजबूत है। दूध वगैरह पीने से जो हमको कैल्शियम मिलती है जिससे हड्डी मजबूत होती है, तो इज़ द राइट ऑप्शन। फ्लोरोपिटाइट होगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक गैस, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते, तो कौन सा ऑप्शन का सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग लाइफ ऑन अर्थ। एक्सोबायोलॉजी कहने का मतलब आपका जो है क्या होता है, तो एक्सोबायोलॉजी इज़ लाइक एस्ट्रोबायोलॉजी भी कहते हैं इसको। एक्सोबायोलॉजी को कभी कभी लोग एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं, मतलब जो बायोलॉजी स्टडीड बाई, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो जाता है यार, थोड़ा सा तकनीकी ख़राबी आ रहा है, पेन हमारा काम नहीं कर रहा, बट हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए, बेसिकली एक्सोबायोलॉजी क्या होता है, एक्सोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इसको हम लोग एस्ट्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब ऐसे बायोलॉजी की पढ़ाई जो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स कैसा पढ़ाई करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो है पढ़ाई करते हैं जो कि अर्थ के बाहर का पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली लाइफ ऑन अर्थ नो, एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, अरे यार लिविंग बीइंग से इसको मतलब ही नहीं है तो इसको हट गया। लाइफ इन आउटर एटमोसफेयर, तो आउटर एटमोसफेयर पे तो करते ही हैं, बट आउटर प्लानट के एटमोसफेयर पे मतलब समझे, तो ये भी गलत है। ये जी इज़ द राइट ऑप्शन, लाइफ इन अदर प्लानट एंड स्पेस, ये जो एक्सोबायोलॉजी के स्टडी को ये कहते हैं, इसको एस्ट्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच डिजीज़ अफेक्ट द वुमेन ईजिली दैन दैट ऑफ मैन। अरे यार अब ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी जो को औरतों में ज़्यादा होती है मेन के मुकाबले। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं यार, पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, ये सब क्या होता है ना वुमेन में बहुत ज़्यादा इजी वे में आ जाता है। जब जैसे क्या होता है ना कि पीसीओडी प्रॉब्लम होता है जब ओवरी में सिस्ट हो जाता है, ठीक है, ओवरी में सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट जब हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पीसीओडी। तो ये औरत में तो मेन औरत का ही बीमारी है। डायबिटीज़ जो है ईजिली आपको कैरी करता है वुमेन, और जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी, थायराइड, ये सब बढ़ना मतलब आम बात है। तो एक और इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारा हार्ट अटैक। ऐसे भी आप अगर देखोगे तो वुमेन का हार्ट कहा जाता है दिल कमज़ोर हो जाता है, होता है, उसमें हार्ट अटैक आप देख सकते हो कि इज़ द राइट ऑप्शन आपको लग रहा है। तो हार्ट अटैक में बेसिकली होता है क्या, हार्ट अटैक हम लोग जानते हैं, हार्ट अटैक होता है क्या है कि जब आपका ब्लड जब आपके हार्ट में सप्लाई बंद कर दे, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो आपका जो है पतला हो जाए, उसमें जाम थोड़ा कुछ डैमेज हो जाए, जिसके कारण क्या होता है कि हार्ट में ब्लड जा नहीं पाता है, ब्लॉक हो जाता है हार्ट। तो उस समय क्या होता है कि जो हार्ट का टिश्यू रहता है वो इनफ ऑक्सीजन नहीं गेन कर पाता है, उसके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है अपने बॉडी को सही रखने के लिए। तो जो होता है हार्ट का जो टिश्यू रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उस समय हार्ट अटैक आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो उस समय देखिएगा क्या होता है ना कि आपके जो लेफ़्ट आर्म है उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठंडा लगना, स्वेटिंग होना, ये सब जो है हार्ट अटैक का सिम्टम है। तो चलिए ए इज़ द राइट ऑप्शन।
अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वां, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसका पार्ट है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो यार किडनी का पार्ट है? नहीं। लीवर का पार्ट है? नहीं। इंटेस्टाइन का पार्ट है? नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पार्ट है ब्रेन का। ब्रेन का पार्ट है और वो बहुत ही छोटा सा होता है। ऐसे आप ये देखो, ऐसा छोटा सा ऐसा लटका हुआ पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बहुत ही छोटा होता है, पी साइज्ड का होता है, मतलब इसको कहते हैं हम लोग, जो कि ब्रेन के बीचों बीच में मतलब मौजूद होता है। इसकी बहुत सारी फंक्शंस होती है, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस से इसका जो मेन कनेक्शन होता है, हाइपोथैलेमस जो हमारे बॉडी में रहता है ना, वो दोनों एक दूसरे से, मतलब हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक दूसरे को सर्कुलेट करता है। जो हाइपोथैलेमस के पास जो सेल्स होती हैं ना, न्यूरॉन सेल्स, वो क्या करता है कि रिलीज़ करता है, कुछ सिग्नल्स रिलीज़ करता है पेनियल ग्लैंड्स को, ताकि पेनियल ग्लैंड्स कुछ हार्मोन रिलीज़ कर सके। और सॉरी, पेनियल ग्लैंड बोल रहा हूँ भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ मतलब हार्मोन रिलीज़ कर सके, तो वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ कर लेते हैं। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 पार्ट होती है। तो कौन कौन सी पार्ट होती है आप देखो। एक होती है एंटीरियर पार्ट, फिर एक होती है पोस्टीरियर पार्ट, एक होती है इंटरमीडिएट लोब जिसको बोलते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ऐसा करके। तो ये 3 पार्ट होती है। तो एंटीरियर लोब जो हमारा है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, वो सब जितने भी वाइटल फिजिकल फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में, जो भी हम लोग हो रहा है, वो अधिकतर एंटीरियर लोब ही करता है। पोस्टीरियर लोब जो होता है, जिसको न्यूरोफाइसिस कहते हैं, वो बस 2 हार्मोन कैरी करता है। तो कौन कौन सा हार्मोन? एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा? एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन, ये जो 2 ही हार्मोन वो कैरी करता है, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट लोब, ठीक है, वो कैरी करता है आपको मेलानोसाइट्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के पार्ट होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। इतना तो पता नहीं, जानना है कि नहीं आप लोगों को जानना है, बट ये आप जान लीजिए, ये ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको ब्रेन में पढ़ाएंगे ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट होता है, ये सब का भी मैं डालूंगा लेक्चर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। फर्मेंटेशन, अभी हमने जाना था कि फर्मेंटेशन कौन करता है? यीस्ट करता है। तो कैसा प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन बेसिकली इज एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। एनारोबिक प्रोसेस कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन नो, एनारोबिक यस। दिस इज़ एनारोबिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना कि जो यीस्ट रहता है, वो जो पायरुवेट रहता है, जैसे कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है, जैसे पायरुवेट ही ले लीजिए, ग्लूकोज का कंपाउंड है पायरुवेट, तो वो क्या होता है, एंटर करता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन के बाद एंटर करने के बाद वो क्या बनाता है? इथेनॉल, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर ये यीस्ट के द्वारा किया जा रहा है तो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो एक तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी होता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया? जैसे कि लैक्टोबैक्लस है, लैक्टोबैक्लस, जो लैक्टोबैक्लस बैक्टीरिया है, तो वो क्या करती है, जो लैक्टोज हमारे दूध में प्रेजेंट होता है, जैसे कोई भी अगर हम दूध में अगर लैक्टोबैक्लस मिलाएं, ठीक है, ये दूध है, दूध का गिलास है, इसमें हम लोग लैक्टोबैक्लस मिलाएं, तो वो क्या कन्वर्ट कर देता है दूध को दही में, कर्ड में। किसमें? कर्ड में कन्वर्ट होता है। मतलब लैक्टोज को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में, ठीक है, उसको थोड़ा एसिडिक कर देता है। तो ये 2 तरह का प्रोसेस होता है, आइदर तो फंगल प्रोसेस और आइदर बैक्टीरियल प्रोसेस। फर्मेंटेशन के 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप ऐसे ही दूध में डाल दो दही, जो उसका जो स्टार्टर रहता है, वो क्या करता है, दूध को पूरा दही में रात भर में कन्वर्ट करे, उसको कोई आग वाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये एक तरह का एनारोबिक प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो है एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन की पढ़ाई को क्या करते हैं? साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। द स्टडी, मतलब द साइंस बिहाइंड द फर्मेंटेशन इज कॉल्ड, जो साइंस जो फर्मेंटेशन के बारे में जानना रहता है, उसकी
जानकारी को हम लोग कहते हैं जाइमोलॉजी, तो इसको नोट कर ले। तो अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। हमारे स्टोमक में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ट्राइप्सिन तो यार पैंक्रियाटिक जूस है, ये तो हमारे पैंक्रियाज से निकलता है, ये स्टोमक में पाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाज में पाया जाता है। सलेवरी एमलेज नहीं, ये हमारे थूक में पाया जाता है, स्टोमक में नहीं। पैंक्रियाटिक कैनल कैसे हेल्प करेगा, जब तक उससे जूस नहीं निकलेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, पेप्सिन कैसे होता है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन वो कन्वर्ट होता है आपको पेप्सिन में, ये आपका कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। कौन करता है, जो पैंक्रियाटिक जूस है यही आपको कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब पेप्सिन क्या करता है ना, कि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो प्रोटीन है उसके डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, ये भाई साहब। तो पेप्सिन इज़ द राइट ऑप्शन, ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला। 13वां नंबर क्वेश्चन, सैलिनेशन ऑफ अ सॉइल इज कॉज्ड बाय। सैलिनेशन इज क्या है, मतलब सॉल्ट रिचनेस बेसिकली क्या है। सैलिनेशन क्या है कि जब कोई भी मिट्टी में, जहाँ जब आप खेती बाड़ी कर रहे हो वहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन बढ़ जाए। सॉल्ट का कंसनट्रेशन कैसे बढ़ सकता है, आइदर तो आप वहाँ पे अच्छे से इरिगेशन नहीं कर रहे हो, इसके वजह से मतलब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना मिल रहा हो उसमें वो क्या होती है कि नमक वहीं पे रह जाती है, आइदर पेस्टिसाइड यूज़ करने से। तो कैसे हो रहा है सैलिनेशन, तो पेस्टिसाइड यूज़ करने से। हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है। सॉइल इरोजन नहीं भाई, सॉइल इरोजन में तो पूरा मिट्टी ही घसक गई तो वहाँ पे सैलिनेशन बचेगा, ये दिस गलत। एक्सेस इरिगेशन तो अगर एक्सेस इरिगेशन करते हैं, पानी अगर हम एक्सेस देते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट ऐसे ही बह जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपको गलत है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है क्या कि जब एक ही फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स आप लगाते हैं, जैसे कि एक खेत है वहाँ पे क्या किया कि पहले गेहूँ लगाया, फिर इसको काटा, फिर वो इसी खेत में उसको कल्टिवेट करके कुछ और मतलब होता है ना, तो उसको मतलब ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स टू द इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। तो बेसिकली ए इज़ लुकिंग राइट ऑप्शन आई थिंक, तो ए शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड एज एन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। तो अलगी तो यार हमारा पानी में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये खुले में पाया नहीं जाता है, तो खुले में पाने वाला ही ना एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बताएगा कि मतलब भाई एयर कैसा है जो एयर में पाया जा सके। तो फंगी खुले में पाया जाता है, बट वो कहीं भी पाया जा सकता है, गाय के गोबर से लेके पेड़ के छाल तक, मतलब गंदगी में ही पाई जाती है फंगी, जैसे हम लोग जो फंगी खाते हैं ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल्स वगैरह। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। बैक्टीरिया तो यार सबसे घटिया जगह पे पाया जाता है, मतलब जितना कचड़ा से कचड़ा जगह वहाँ पे बैक्टीरिया आपको पाया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बेसिकली लीचेंस पाया जाता है। लीचेन, अब लीचेन है क्या, लीचेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। लीचेन इज़ बेसिकली सम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, हम थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा, जो दो ऑर्गेनिज्म हैं कौन कौन सा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए हमारे सेक्शन बॉक्स में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। तो ये होगा आपका एक तो अलगी और दूसरा फंगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों के बीच में एक बहुत ही अद्भुत रिश्ता है और दोनों मिलके एक एज अ वन यूनिट काम करते हैं। ठीक है, एज अ वन यूनिट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये इसके बिना काम नहीं कर सकता, ये इसके बिना काम कर सकता है। ये क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इसको, ये क्या करता है आपको, फंगी जो है एल्गी को शुगर और शुगर मटेरियल कार्ब मतलब ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो उस वन यूनिट को हम लोग साथ में क्या कहते हैं, लीचन, जो कि कहीं भी पाया जा सकता है, पेड़ के छाल पे और कहीं भी पत्थर वगैरह पे पाया जाता है। तो दिस इज़ द इंडिकेटर ऑफ अ गुड एंड थिन एयर। जहाँ पे साफ़ सुथरी एयर पाई जाएगी ना, वहाँ पे आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीचन पाए जाएंगे। ठीक है, तो लीचन के बारे में एक और हिस्ट्री है इकोलॉजी में, कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था कि लीचन कैसे मतलब म्यूटेट करते हैं, तो आपको इकोलॉजी में पढ़ना होगा। जहाँ पे जैसे ही हमारा वो फैक्ट्री वगैरह सेटअप स्टार्ट हो गया था, तो लीचन का जो है ना जनसंख्या धीरे धीरे कम नहीं लगा था,
और वह अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने लगी थी, म्यूटेशन होने लगा था उनमें। तो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के इकोलॉजी चैप्टर में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरस। इनवेरिएबली का मतलब क्या हुआ आपको? ऐसा केमिकल कंपोनेंट जो कि इनवेरिएबली है। इनवेरिएबल मतलब वेरिएबल तो हो गया जो आपको वेरिएशन, इनवेरिएबल मतलब जो कि वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायरस, वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। तो आरएनए कांस्टेंट रहता है नहीं। अब अगर भी कोरोना वायरस जो सबसे ज़्यादा चली हुई है, इसमें आप थोड़ा सा देखते होंगे कि भाई दिन ब दिन आरएनए जो उसका जो वेरिएंट है, कोरोना का वेरिएंट चेंज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? उसका जेनेटिक मटेरियल के कारण है। जो डीएनए आरएनए दो इसके जेनेटिक मटेरियल हैं, यही आपके इन्फेक्शियस पार्ट है। इन्फेक्शियस पार्ट तो यही है ना, इन्फेक्शियस पार्ट, जो अंदर के जेनेटिक मटेरियल, जो हम लोग के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाके हमारे जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देती है। जो जेनेटिक मटेरियल हम लोग को बचा रही है, हमारे को बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, उनको जाके वो भड़का देती है कि भैया अब तुम जो है हमारे अंडर में आ जाओ और अब ख़त्म करो, अंदर के सेल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करो। तो ये ऐसा काम करती है। और वो जाके जो है ना मैक्रोफेजेस, जो हमारे सेल का पार्ट होता है मैक्रोफेजेस, ठीक है, वहाँ जाके अटैक कर देती है और वहाँ के जो हमारे जो डीएनए आरएनए रहते हैं उनको कमांड करती है। और ये जो मैक्रोफेजेस है जो हम लोग को बचा रहा है, वो उल्टा क्या करता है कि मतलब वायरस फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है। ये फटाफट ढेर सारा वायरस तैयार करने लगता है और हमारे बॉडी में छोड़ देता है। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, ये भी ऑप्शन, क्योंकि वो कांस्टेंट चेंज इनवेरिएबली नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन इसमें पाए जाते हैं। लिपिड में वेरिएशन पाए जा सकते हैं, अलग अलग वायरस में अलग अलग तरह के लिपिड हो सकते हैं, बट जो सेम जो होता है, जो कि कांस्टेंट रहता है, वो प्रोटीन होता है। जितने भी वायरस होते हैं उस पर जो आप ऊपर का जो देखिएगा ना, ऊपर का जो होता है प्रोटीन कोट, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये प्रोटीन कोट का एरिया है। तो ये आपको क्या करता है कि अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो वायरस के अंदर जो डीएनए आरएनए है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो प्रोटीन थ्रू आउट द ऑल वायरस वो हमेशा सेम ही रहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। अरे यार ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, चलिए फिर कोई नहीं, देखते हैं। दो वेक्टर है, ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकता है भाई वो जब सेम डायरेक्शन में हो और उनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो। सेम डायरेक्शन में हो, सेम मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन भी सेम हो, उनका स्पीड भी सेम हो, दोनों एक ही जैसे मूव कर रहे हो। तो ऑप्शन देखो सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है सेम, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो दो वेक्टर तभी इक्वल कहलाएंगे जब वो सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जा रहे हो। ये ऑप्शन तो आपको पता चल गया। अगला चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन आइस क्यूब्स आर मेड द एंट्रोपी ऑफ अ वाटर। जब आइस क्यूब होता है, जैसे कि पानी है, गिलास में पानी है, अब ये क्या हुआ, इसको आप बर्फ़ बना दो, ठीक है, इसको आप बर्फ़ बना दो। तो इंट्रोपी वाटर का जो इंट्रोपी होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में, तो बहुत ईजी है। तो जब आइस क्यूब बनता है तो इंट्रोपी, वाटर के इंट्रोपी को क्या होता है, तो इंट्रोपी जो होती है डिस्टर्बेंस ऑफ द एलिमेंट। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम है, उसके अंदर एलिमेंट है, तो वो क्या करती है, कांस्टेंट मूव करती रहती है। इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर का रहता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो रैंडमनेस रहता है, मतलब कोई एक डायरेक्शन में नहीं रहती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इंट्रोपी, द मूवमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा आपको गैस में पाया जाएगा, क्योंकि गैस आप देखते हो कि पूरा खुला है, उसमें एलिमेंट्स ईजिली मूव कर सकते हैं, ईजिली रैंडम मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद आपको लिक्विड में पाया जा सकता है, तो उसके बाद आपको सॉलिड में पाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, ये पानी से लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी एंट्रोपी घट रही है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या हो रही है, एंट्रोपी घट रही है, उसकी जो रैंडमनेस है, मूवमेंट है, वो घट रहा है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब जब हम लाइट पास करते हैं एक मीडियम, जैसे कि एयर हमारा मीडियम है, दूसरा मीडियम है वाटर, ठीक है, तो जब हम लाइट पास करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम अनदर मीडियम, द फिनोमेना, ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं, ऐसे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। सी, ये गया अंदर जाके थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो यार पूरा मूव कर जाएगा ना,
वापस मुड़ के चला जाएगा जितने एंगल पे आया था, प्रोपगेशन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, डिस्पर्सन भी नहीं होगा। डिस्पर्सन, लाइट डिस्पर्सन मतलब जब आप एक सिंगल लाइट को पास करो फिर ढेर सारी लाइट को वो कर देती है, जिसको कहते हैं डिस्पर्सन। तो बेसिकली ये एक मीडियम से दो मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय। एटॉमिक एक्सप्लोजन जब होता है तो कैसे ट्रिगर्ड होता है, तो बेसिकली ये चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन क्या कहते हैं कि जब आप वहाँ पे एटम में रिएक्शन करवाते हैं तो एक एटम दूसरे को हिट करते जाता है, दूसरा एटम तीसरे को हिट करते जाता है, तीसरा चौथे को, मतलब एक चेन रिएक्शन है। तो ये कैसा है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कहीं भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो उसमें कंट्रोल कोई नहीं रहता है। एक तो पहला चेन रिएक्शन है और दूसरा अनकंट्रोल, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन। विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के, दीज आर द फैट सोल्यूबल। और बाकी जो बी है एंड सी है, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी में भी कुछ एग्जांपल है, विटामिन B12, ये सब हमारे बॉडी में स्टोर होकर रह जाता है, एक्सेप्शनल है, बट बेसिकली बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होता है क्या, फैट सोल्यूबल है तो विटामिन दैट आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फैट्स, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं तो पेट में, लीवर में जाके वो स्टोर हो जाता है, किडनी में जाके स्टोर हो जाता है और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो थ्रू आउट द बॉडी वो मौजूद रहता है। बट वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है कि वो हमारे मल मूत्र के द्वारा, मतलब जो पेशाब है, किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करके वो पेशाब के ज़रिए बी और सी को निकाल देती है बाहर। तो बेसिकली ये दोनों तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, स्टोर तो रहेगा नहीं बॉडी में, तो ये जो जहाँ पे बी और सी है वो ऐसे ही ख़त्म होता है, बी और सी, सी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बच कौन सा गया, फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन कौन सा है, ए, डी, ई, के, तो इसका ऑप्शन देखिए ए एंड डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है, तो जो कि एक्सेस हो जाता है जाहिर सी बात है डेंजरस हो सकता है, कोई भी एनीथिंग इज एक्सेस इज बैड। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, अब जो ए बी है ब्लड ग्रुप, ये देखिए एंटीजन को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, एंटीजन को शो कर रहा है। वो ये स्मॉल जो रहता है ना, ए, बी, ये सब क्या कर रहा है, ये सब एंटीबॉडी को शो करता है, ठीक है। तो एंटीजन ए है, उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा आपको, एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी आपको क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका एंटीबॉडी हम लोग को बी तैयार करेगा, और बी है तो इसका ए तैयार करेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एंटीजन जो है ये ब्लड ग्रुप ए हैज़, एंटीजन तो होता है बट इसके पास एंटीबॉडी होता नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी अगर रहेगा तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देगा ना, बी वाले ए को करेगा, ए वाले बी को करेगा, तो इस तरह से वो तो ख़राब हो जाएगा, आदमी ख़त्म ही हो जाएगा अगर इसके अंदर एंटीबॉडी आ गई एक दूसरे के प्रति, तो ब्लड बचेगा ही नहीं। तो एंटीजन तो होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। तो देखते हैं, नो एंटीजन, गलत बात, एंटीजन तो है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी, अरे भाई एंटीजन होता है तो ऑप्शन गलत, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट, नो एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है, तो बेसिकली नो एंटीबॉडी, बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंटीजन तो होता है बट इसके एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। 22वें क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो थाइमस ग्लैंड, अब ये थाइमस ग्लैंड है क्या ना, कि हमारे छाती के बीच में हार्ट के पास एक छोटा सा ग्लैंड मौजूद होता है थाइमस ग्लैंड, जो कि रिलीज़ करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो थाइमोसिन जो क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज़ करता है। ये बहुत ही इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो थाइमस ग्लैंड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थाइमस ग्लैंड के बारे में एक और क्वेश्चन राइज हो सकता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो बचपन में ज़्यादा रहता है और बड़े होते होते कम हो जाता है। तो ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड थाइमस ग्लैंड, वो बचपन में बहुत ज़्यादा रहती है। जब हम छोटे रहते हैं तो थाइमस ग्लैंड हमारे जो होते हैं बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करके रखते हैं। जैसे जैसे हम बुढ़ाते जाते हैं तो वही थाइमस ग्लैंड छोटा होते चला जाता है, एकदम छोटू सा हो जाएगा, उस समय इम्यूनिटी हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है।
तो थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन का थाइमोसिन, बी इज द राइट। थायरोक्सिन तो हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, थायरिन तो कुछ होता नहीं है, कैल्सिटोनिन किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन नंबर की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। अब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जो कि हमारे पेशाब में पाया जाता है? तो ब्लड प्रोटीन नहीं यार। तो यही तो एक्सेप्शनल चीज़ है कि जो हमारी किडनी है सब चीज़ को प्यूरीफाई कर देती है एक्सेप्ट फॉर ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो किडनी अगर हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन को भी निकाल दे, ग्लूकोज भी निकाल दे, तो फिर बचेगा क्या यार? प्रोटीन से तो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी को पूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो किडनी एक बहुत ही मतलब कच्चा काम करती है कि प्रोटीन और ग्लूकोज को हमारे बॉडी में स्टोर करके रख लेती है। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, खून, अरे यार खून निकलना तब तो किडनी डैमेज है। वाइट ब्लड सेल वो भी निकलना ख़राबी है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल हम लोग को पूरा इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं ना उसको। अगर वाइट ब्लड सेल निकल जाएगा, प्लेटलेट्स वगैरह ये जो भी है कब कम जाएगा तो ऐसे भी हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो ब्लड प्रोटीन नहीं निकलती है, प्रोटीन और ग्लूकोज जो है आपके किडनी में ही रह जाती है। तो बेसिकली पाया क्या जाता है? क्रेनिटीन। तो जब अगर किडनी का टेस्ट करवाते हैं ना तो उसमें क्रेनिटीन टेस्ट होता है, तो उससे क्या पता चलता है कि आपका किडनी कितना हद तक डैमेज है, वो उसका पढ़ाई होता है, ठीक है। तो क्रेनिटीन आप टेस्ट जो आप करवाते हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके बॉडी में मतलब किडनी जो है कितना हद तक सही है, अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। ये 24 नंबर क्वेश्चन। एट अ रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड। अरे भाई हमारा थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी होता है, वो देखना लिक्विड ही फॉर्म में रहता है। तो एट रूम टेम्परेचर इज़ द राइट ऑप्शन। तो बच्चों को पता होगा, ये सब मेटल है, हार्ड मेटल है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं हो सकता। लीड है, जिंक है, जिंक तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी। अब जो सोलर एनर्जी जो हमको धूप मिल रही है तो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कौन करता है? हम करते हैं, बैक्टीरिया करता है, प्रोटोजोआ करता है, फंगी करता है। अरे फंगी तो जहाँ पे धूप नहीं रहती है, जहाँ पे गोबर रहता है, बरसात का पानी, मड कीचड़ वहाँ पे हो जाता है, तो फंगी तो होगा नहीं। लो फंगी को काटो। प्रोटोजोआ जो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा वगैरह बैक्टीरिया है वो भी नहीं होगा, बैक्टीरिया तो नहीं होगा। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ग्रीन प्लांट, जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस जो होता है कैसे होता है? धूप में ही होता है ना। जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वाटर के प्रेजेंट में, वो क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट से करती है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। Moving to the next question, that is 26, is saying like which of the following acts as the best adsorbent। absorbent नहीं पूछ रहा है, adsorbent। adsorbent मतलब जो अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले, ठीक है। तो कभी कभी आप करते होंगे ना कि टीवी देखते होंगे तो उसमें प्रचार देता होगा फेयर एंड लवली के बारे में, और ये सब गार्नियर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, पॉन्ड्स, तो वो प्रचार करते हैं नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ कमिंग विथ एक्टिवेटेड चारकोल प्रॉपर्टी और क्या क्या, है ना। मतलब उनका कहने का मतलब है कि इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये फेस वॉश में, जो आपके जो डस्ट है, आपके जो चेहरे पे जो गंदगी है वो उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बेसिकली उनका कहने का मतलब यही है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी इज़ द राइट ऑप्शन। एक्टिवेटेड चारकोल जो है एक्ट एज ए बेस्ट एड्जॉर्बेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So that's number question, which light is least effective in photosynthesis। तो यार ये फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल है, जैसे तो ए बी सी बहुत से होते हैं, जो क्लोरोफिल होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट होता है हमारे प्लांट सेल में, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल ए करके पिगमेंट होता है जिसमें मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपको ब्लू और रेड रीजन में होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। तो ये पूछा लिस्ट इफेक्टिव कहाँ है, तो ब्लू तो होगा नहीं, रेड होगा नहीं, सनलाइट तो डायरेक्ट जाता नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये बहुत ही लिस्ट इफेक्टिव है इन फोटोसिंथेसिस। ये आप क्वेश्चन बहुत ही घुमा हुआ है कि भाई फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट तो ग्रीन होती है तो ग्रीन लाइट ही लेके, अरे नहीं भाई, ब्लू लाइट और रेड लाइट को लेके वो क्या करती है, इससे लाइट का कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, ठीक है। वो आपको पिगमेंटेशन से पता चलता है, ठीक है। चलिए
28 नंबर क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ। अब जो कार्बन पार्टिकल है एयर से कैसे रिमूव होता है, तो ये रिमूव आता है आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि एयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो हल्का हो जाता है, वो फिर हवा से उसको बाहर निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यही प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कार्बन लूजेस देयर चार्ज एंड लाइक कम आउट ऑफ द एयर, एंड तब हमारा कार्बन पार्टिकल है एयर से बाहर आ जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फिर से फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा हमको फील हो रहा है। तो फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, यीस्ट के द्वारा किया जाता है। फर्मेंटेशन होता कैसे है, कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो रहता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, जैसे पायरुवेट हमने बताया, तो वो उसमें यीस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, उसका इस्तेमाल करते हुए उसके प्रेजेंस में बहुत ही लिस्ट रिलीज़ ऑफ एनर्जी होती है, उसमें बहुत ही कम से कम एनर्जी रिलीज़ होती है। उसको इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, किस में जैसे हमने बताया था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इथेनॉल इज़ बेसिकली 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन कंपाउंड किस में होगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं, मिथ। 1 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड मिथ, 2 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड इथ। तो बेसिकली इथाइल अल्कोहल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द केस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। फाइबर क्या है भाई, फाइबर इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप सेल्यूलोज खा लो ना तो बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता है। सेल्यूलोज कहने का मतलब है जैसे कि कॉटन है, ये सब क्या है, एक तरह का सेल्यूलोज फॉर्म है ना। तो प्लांट फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो हो गए प्लांट फाइबर, तो जैसे कॉटन है हमारे, ये प्लांट फाइबर है। जूट जिससे हम लोग रस्सी वगैरह बनाते हैं, ये सब प्लांट। एनिमल फाइबर होते हैं कुछ, ठीक है। ये हमारा एनिमल फाइबर क्या होता है, जिससे वूल कहाँ से पाया जाता है, शिप से या गोट से, वूल हो गया ये सब, या फिर सिल्क हो गया, जो कि कहाँ से मिलता है, ऐसे सिल्क वॉर्म से। तो ये सब क्या हो गया, एनिमल फाइबर का एग्जांपल है। तो बेसिकली सेल्यूलोज इज़ द राइट ऑप्शन, सेल्यूलोज का जो फॉर्म है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब भाई अंधा होने के लिए कौन सा ऐसा जो सेल है जिसका जो ख़राब हो जाता है, विच सेल डिसऑर्डर। तो बेसिकली WBC नहीं, WBC तो इम्यूनिटी सेल्स है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये न्यूरॉन्स तो नहीं, न्यूरॉन्स तो ब्रेन सेल्स है, तो वो सब हमको सोचने पढ़ने लिखने में काम आता है, तो ये गलत है। तो जो आई का जो पार्ट होता है ना, जो पिगमेंट होते हैं, 2 ही पिगमेंट होते हैं, एक तो 2 सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन सेल और रॉड सेल। तो बेसिकली रॉड सेल रात में, R फॉर रॉड और R फॉर रात, ठीक है। नाइट में रॉड सेल ज़्यादा एक्टिवेट है, जैसे रात में हमको रॉड सेल देखने में हेल्प करता है, तो दिन में कौन हेल्प करता है भाई, कौन सेल, ये दिन में हेल्प करता है। तो हमको कलर, ढेर सारे कलर कब दिखेंगे, दिन के उजाला में दिखेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस हमको जो होता है कौन सेल के कारण ही होता है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। बेसिकली विच सेल डिसऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो बी कौन सेल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, को चेक करना पड़ेगा रॉड सेल है या कौन सेल है, क्योंकि क्या होता है ना कि विटामिन ए की कमी से हमको होता है कलर ब्लाइंडनेस, आँख की बीमारी होती है। और जो रोडोस्पिरिलीन है, रोडोस्पिरिन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, और रोडोस्पिरिन से ही बनता है आपको रॉड सेल, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में जो है ना, हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑप्शन बी को आप मारो गोली और आप सी पे टिक करो, रॉड सेल इज़ द राइट ऑप्शन, जिसके कारण हमारे कलर ब्लाइंडनेस होती है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बट बी या सी में टाई है, तो बेसिकली सी विल बी द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीन। अब DPT वैक्सीन होता क्या है, DPT वैक्सीन है ना जो बेसिकली वो एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमको बाहर से दी जाती है विद द यूज़ ऑफ
सिरिंज एंड निडल मतलब वैक्सीन इसी को कहते हैं ना। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो पैसिव इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होती है, और एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी होती है, बाहर से दी जाती है। ये जो है किस केस में दी जाती है? DPT, डी फॉर द डायप्थीरिया। आप देखो, डी फॉर द डायप्थीरिया, P फॉर द pertussis और T फॉर द टिटनस। मतलब इन 3 केस में जो है ना आपको दिया जाता है DPT वैक्सीन। ठीक है, फिर इसका स्ट्राइक्स विच ऑफ द फ्लोइंग। तो बेसिकली एंटीवायरल है? नो, एंटीवायरस तो ये वायरस है नहीं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये प्रोटोजोन है? नो। राइकेट्सियल वैक्सीन है? नो। इस बेसिकली एक कंबाइंड वैक्सीन, 3 को मिला के तीनों के लिए एक वैक्सीन है। बेसिकली डी इज़ द राइट ऑप्शन, इज़ द कंबाइंड वैक्सीन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। अब कौन सा, जैसे कि कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है वो आपको क्या डिफाइन करता है? तो इलेक्ट्रॉन डिफाइन करता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यार घटते बढ़ते रहता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते रहता है, ये सारा इलेक्ट्रॉन का ही खेला है केमिस्ट्री में। तो ये जो है आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताएगी। न्यूट्रॉन ये भी आपको नहीं बताएगी। बेसिकली बी इज़ द राइट ऑप्शन। बी आपको बताता है कि प्रोटॉन आपको बताता है कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। पेनिसिलिन के बारे में जस्ट हमने पढ़ा, तो ये फंगस से मिलता है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV दैट अलाउज द इंटीग्रेशन ऑफ HIV DNA इनटू द होस्ट सेल। अब जो HIV का जो वायरस होता है उससे एक एंजाइम है प्रोड्यूस होती है जो कि अलाउ करता है HIV DNA को हमारे होस्ट सेल में इंटर करने में। तो कौन है? लाइगेज। तो यार लाइगेज तो सड़ने का काम करता है, DNA कैरेज, हेलिकेज, तो ये नहीं। सी इज़ द राइट ऑप्शन। इंटीग्रेज क्या करता है ना कि आपका एक कट एंड पेस्ट का काम करता है। इंटीग्रेज जो है कट एंड पेस्ट का काम करता है। इंटीग्रेज वो गया जो वायरस का जो DNA है वो क्या होता है, हमारे होस्ट सेल में आया और होस्ट सेल को कट किया, वहाँ पे अपना पेस्ट किया, और फिर वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि उसी सेल का पार्ट है, फिर उस सेल को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। तो मडी वाटर इज ट्रीटेड विथ एलम इन प्योरीफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म्ड। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यार, छोड़ो इसको, मैं छोड़ रहा हूँ ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, फिर भी हम लोग देखेंगे। माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब जो नाइट्रेट होता है उसको फिर N2 में कन्वर्ट करना, एटमॉस्फेरिक N2 में, इज़ कॉल्ड व्हाट? इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन तो आपका हो गया जब आप N2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो N2 को जब आप नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एज ए नाइट्रेट प्लांट जब लेती है, तो ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, दिस प्रोसेस। तो ये क्या कह रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट वापस कैसे डिग्रेड होगा N2 में, तो इस प्रोसेस क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस। ये तो हो गया नाइट्रिफिकेशन, और जस्ट उसका उल्टा हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। अल्ट्रा प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल इज रन बाय व्हाट? स्मेल्टिंग, लीचिंग, जोन मेल्टिंग, स्लैचिंग। अल्ट्रा प्योरीफिकेशन यार ये होता है आपको लीचिंग की वजह से, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39। विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। अब इनमें से सबसे ज़्यादा मीठा शुगर कौन है यार? ग्लूकोज, बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, कौन सा कार्ब्स का पार्ट है? ग्लूकोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, अरे यार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग देखिए और इसका राइट ऑप्शन क्या है आप हमको बताएं कमेंट में। आप पूरा कमेंट भर दे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा किया गया था, कौन सा ऐसे साइंटिस्ट हैं, और ट्रांसक्रिप्शन भी बताइए किसके द्वारा किया गया था। आंसर तो मुझे मालूम है, बट कि मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहें और अगले पार्ट को भी देखें ताकि आपको क्वेश्चन का जितना जानकारी हो सके उतना अच्छा आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और चैनल को लाइक किए बिना आप मत जाओ यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को बड़ा बनाओ ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे बायोलॉजी के, साइंस के क्वेश्चन लाके आपको मेहनत करवा सकूं, आपको मैं इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करवा सकूं। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।